नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूं। देश भर में अभी एडमिशन का माहौल चल रहा है, हर तरफ सरगर्मी है एडमिशन की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार यानी दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय में भी नामांकन का दौर जारी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नामांकन प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर माननीय कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह जी। सर, आपका स्वागत है इस विशेष इंटरव्यू में। सबसे पहले आपको बधाई कि यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने कैटेगरी 1 की लिस्ट में शामिल कर लिया है। कैसा फील हो रहा है आपको? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको इस नेक कार्य के लिए मैं साधुवाद देता हूँ कि आप साक्षात्कार ले रहे हैं। प्रकारांतर से विश्वविद्यालय का आप बहुत बड़ा हित कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अच्छाइयाँ, हमारी गुणवत्ता हर जगह पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे, आम छात्र तक पहुँचे, यह भी हमारा दायित्व बनता है। आपके साक्षात्कार के माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्णता हो रही है, इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपका आभार सर, आपने साधुवाद दिया। तो पहला सवाल मेरा यह रहेगा कि 2023 में यूनिवर्सिटी को नैक से A++ ग्रेड मिला और 2024 की शानदार शुरुआत हुई, यूजीसी कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। बैक टू बैक सफलता का राज क्या है और आपके नेतृत्व में ये सफलता मिली है, ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह जो सफलता मिली है, कैटेगरी 1 का दर्जा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिया है, वह हमारे स्कोर के आधार पर दिया है। जिस यूनिवर्सिटी का स्कोर 3.51 से अधिक होता है नैक का, उसे कैटेगरी 1 का दर्जा मिलता है। हमारी यूनिवर्सिटी का स्कोर 3.58 है। लेकिन यह उपलब्धि मेरी व्यक्तिगत नहीं, और मैं ऐसा भूल भी नहीं करूंगा। यह उपलब्धि मेरे विश्वविद्यालय की टीम को है, जो उस टीम में विश्वविद्यालय के शिक्षक शामिल हैं, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, विश्वविद्यालय के कर्मयोगी शामिल हैं, विश्वविद्यालय के छात्र शामिल हैं। इन सभी के चलते यह ग्रेड प्राप्त हुआ है। मैं 26 जुलाई 2021 को इस विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था और कुछ मुद्दों को लेकर के चला था, कुछ लक्ष्यों को लेकर के चला था। मैं आगे चल रहा था, लेकिन नैक की प्रक्रिया के दौरान मुझे आभास हो गया कि मेरी टीम मेरे मुद्दों को, मेरे उद्देश्यों को, मेरे लक्ष्यों को अपने हाथ में ले करके आगे बढ़ चुकी है और मैं पीछे छूट चुका हूँ। तो मेरी टीम आगे निकल चुकी थी और इसका पूरा श्रेय विश्वविद्यालय की टीम स्पिरिट को है, और उसी के चलते विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड भी मिला है और विश्वविद्यालय दिनानुदिन आगे बढ़ रहा है। ये सर आपकी महानता है कि श्रेय आप पूरी टीम को दे रहे हैं, लेकिन किसी भी टीम को आगे बढ़ाने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है और आपने लीडर की भूमिका बखूबी निभाई है, उसके लिए आपको भी बधाई। अब आते हैं सर एडमिशन प्रक्रिया पर। जो यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदन प्रक्रिया जारी की गई थी और उस पे आधार पर अभी नामांकन लिए जा रहे हैं, तो इस बार के इस अकादमिक सत्र 2024-25 में क्या खास है, क्या विशेषताएं हैं और इसमें NEP 2020 के जो प्रावधान हैं उनका कितना ख्याल रखा गया है? देखिए, हम प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। विगत सत्र में हमने क्या प्रयास किया, क्या लक्ष्य लिया, क्या हमारी कमजोरियां थी,
उसका हमने विवेचना किया और आगे का लक्ष्य तैयार किया, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। विश्वविद्यालय में की क्या आवश्यकता है, 21वीं शताब्दी की क्या आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप हमने एनएपी के मैंडेट को ध्यान में रखते हुए एनएपी को क्रियान्वित किया। एनएपी केवल एक दस्तावेज नहीं है, कुछ पन्नों का शैक्षणिक अभिलेख नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं की आवश्यकता की अभिव्यक्ति है, और उस अभिव्यक्ति को कार्यरूप देने के लिए यहाँ पाठ्यक्रम तैयार हुए हैं। 28 पीजी पाठ्यक्रम इस सत्र से हम शुरू कर रहे हैं। कुछ पहले से भी चले आ रहे हैं, लेकिन 2 पाठ्यक्रम इसमें विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है डेटा साइंस, जो 21वीं शताब्दी की आवश्यकता है और छात्रों के लिए ज़रूरी है, और उसे भी हमने इस सत्र से शुरू कर दिया है। और मैं देख रहा हूं कि जितनी हमारी सीट है उसके कई गुना आवेदन आ रहे हैं, और इसका कारण यह भी है कि हम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते, केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से लड़कों को लेते हैं, और उसके चलते हमारे यहाँ विविधता अधिक है। भारत के सभी राज्यों के लड़के यहाँ पर आते हैं, उनको हम पूरा पुष्पित और पल्लवित होने का अवसर देते हैं। यह हमारी योजना है, और इसी योजना के अनुरूप हम चल रहे हैं। सर, आपने पीजी पाठ्यक्रमों का जिक्र किया कि 28 पीजी पाठ्यक्रमों में यूनिवर्सिटी इस एकेडमिक सत्र में एडमिशन ले रही है, जिसमें कुछ पुराने पाठ्यक्रम हैं, कुछ नए भी। आपने कहा कि एआई और डेटा साइंस, लेकिन इसके साथ साथ चर्चा हो रही है यूजी पाठ्यक्रमों की भी। पहले तो 4 ही यूजी पाठ्यक्रम थे, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए एलएलबी और बीएससी एग्रीकल्चर, जो पिछले साल शुरू हुआ था। इस बार यूनिवर्सिटी ने 13 अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें यूजी पीजी पाठ्यक्रम भी है। और जो जानकारी है कि रिकॉर्ड नंबर में एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं, 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। तो आपने जैसे कहा कि लगातार मेहनत हो रही है, तो इन पाठ्यक्रमों को लॉन्च करने की वजह क्या है, और इसके भविष्य में आप क्या संभावनाएं देखते हैं इन पाठ्यक्रमों को लेकर? देखिए, ये एनएपी 2020 के अनुसार अब 5 ईयर यूजी पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स लागू करना अपरिहार्य हो गया है, क्योंकि जो एनएपी का लक्ष्य है, एनएपी का जो उद्देश्य है, भारत केंद्रित शिक्षा, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर आधारित शिक्षा, उसके बढ़ावा देने के लिए हमने एनईपी को क्रियान्वित किया है। और यूजी पहली बार इस विश्वविद्यालय में 13 विषयों में, पहले से केवल लॉ और बीएससी बीएड बीए बीएड था, इस साल से 13 सब्जेक्ट में हम यूजी पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, और इससे हमारी संख्या भी बढ़ रही है। आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और चाहते तो है कि हम सबको अवसर दें, लेकिन हमारे पास सीमित सुविधाएं हैं, और सीमित सुविधाओं में हम सीमित छात्रों को ही एडमिशन दे सकते हैं। यही नहीं, इन 13 पाठ्यक्रमों के अलावे हमने इसी साल से बीबीए एलएलबी भी शुरू किया है, और उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं, और इस कोर्स की काफ़ी डिमांड है, लेकिन कहीं नहीं था, दक्षिण बिहार में कहीं नहीं है। उसमें भी काफ़ी एप्लीकेशंस आई हुई हैं। तो मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे विश्वविद्यालय में इस समय पाठ्यक्रम यूजी पीजी के शुरू हुए हैं, वो एनईपी 2020 के मैंडेट के अनुसार हैं, और कदाचित यह विश्वविद्यालय वह किंचित विश्वविद्यालयों में से है
जिन्होंने एनईपी की स्पिरिट को पूरा अपनाया है। बिल्कुल सर, एनईपी पे काफ़ी काम हुआ है और एनईपी जब 2020 में इसकी घोषणा की गई थी, तब से ही आप पहले वर्षगांठ में भी आपने कई कार्यक्रम करवाए, दूसरे में भी, तीसरे में भी कार्यक्रम हो रहे हैं और पाठ्यक्रम पे भी आपने ख़ास ध्यान दिया है। जो भी कोर्स स्ट्रक्चर हो रहा है, वो एनईपी के अनुसार ही हो रहा है। लेकिन जब आप कोर्सेज़ या कुछ प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो संसाधनों पे भी ध्यान दिया जाता है। तो विश्वविद्यालय ने संसाधनों को लेकर क्या इंतज़ाम किए हैं और भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? ये छात्रों का ये सवाल अक्सर रहता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से शैक्षणिक और स्थापनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मानता हूँ हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारे पास जितने बिल्टअप एरिया चाहिए उतनी बिल्टअप एरिया नहीं है, लेकिन उसे पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूँ कि हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हम इन्हीं असुविधाओं में, इन्हीं कमियों के बीच क्या अच्छा कर सकते हैं, इस भाव भावना से काम करना चाहिए और विश्वविद्यालय भी इसी भाव भावना से काम कर रहा है। हम अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करें, यदि करें, यह हमारी भावना है। यदि ज़रूरत पड़े तो हम 2 सत्रों में मॉर्निंग और इवनिंग करके क्लासेस चलाएंगे, लेकिन एनईपी के क्रियान्वयन से पीछे नहीं हटेंगे, उसको हम लागू करेंगे। हाँ, मैंने कहा आपसे कि हम टीम स्पिरिट से काम करते हैं और टीम स्पिरिट में तो थोड़ा रिस्क और जोखिम लेना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूं कि जिनको अभाव में काम करना है, जिनको कमियों के बीच काम करना है, उनका मैं स्वागत करता हूं। समस्याएं तो सभी गिना सकते हैं, हम लोग समस्याओं से जूझते हुए समाधान की ओर आगे चले, यह हमारा लक्ष्य रहता है। मैं बार बार कहता हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि संसाधनों की कमी आड़े आएगी। मैं इस विश्वविद्यालय में बताऊं कि लाइब्रेरी हमारी सुबह 8 बजे से चलती है, 8 बजे से सुबह से लेकर 8 बजे रात तक, और वही कर्मचारी हैं अपने क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जितना उनका निर्धारित समय है उससे ज़्यादा काम करते हैं, बिना किसी अनियम के काम करते हैं। इस प्रकार के दुर्लभ लोग हैं यहाँ पर, और ऐसे कर्मयोगियों का मैं साधुवाद देता हूँ। और यदि हम कमियों से उबरेंगे तो इन्हीं कर्मयोगियों के आधार पर निभेंगे, वही कर्मयोगी हमारे लिए ताकत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल लग रहा है कि आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं और आपको पूरा है भरोसा अपनी टीम पे, और टीम के जो लोग हैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के मुमकिन कर पाएंगे। 2 शिफ्ट में आपने कहा कि क्लासेस लेकर उनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। तो आगे जैसे अभी कुछ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें से आपने लाइब्रेरी का जिक्र किया, एक सेंट्रल लाइब्रेरी अभी बन रही है, तो लाइब्रेरी कब तक तैयार हो जाएगी और आगे की क्या योजनाएं हैं? क्या कोई हॉस्टल वगैरह भी यूनिवर्सिटी कुछ है प्लान में कि आगे कोई हॉस्टल बनेगा छात्रावास बनने का, क्योंकि छात्रावास की भी कमी है यूनिवर्सिटी में? देखिए, मगध प्लेन में यह विश्वविद्यालय है, यह एक रिमोट क्षेत्र है, इसका लोकेशनल डिसएडवांटेज है। यहाँ से बस्ती काफ़ी दूर पड़ती है, गया भी काफ़ी दूर है, पंचानपुर भी 5 किलोमीटर है। लड़कों लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन लड़कियों की प्रॉब्लम से मैं विशेष रूप से व्यथित रहता हूँ कि उन्हें कोई प्रॉब्लम न हो, उन्हें कोई समस्या न हो, क्योंकि बड़े विश्वास के साथ, बड़े आशा के साथ अभिभावकों ने अपनी बेटियों को इस विश्वविद्यालय में भेजा है, और उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, उनके मान सम्मान की रक्षा करना, उनका समग्र विकास करना, ये मेरा दायित्व है। मैं उसी लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैंने पिछले साल भी कहा था कि कोई भी बेटी बिना छात्रावास के वंचित नहीं रहेगी, और हम लोगों ने उससे पूरा किया। जो भी बेटी चाहिए उसको छात्रावास मिला, लेकिन इस साल से हमारी संख्या और बढ़ जा रही है, कमरे उतने ही हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ हेफा से लोन लेने का,
और एक दूसरा भी लड़कियों के लिए छात्रावास, क्योंकि लड़कियां हमारे लिए शीर्ष हैं। ये नारी सशक्तिकरण का युग है और देश का फ्यूचर जो है ये नारी शक्ति ही है। बिना उसको मजबूत किए नहीं कुछ चलेगा। तो उनके लिए ध्यान में रखते हुए मुझे एक लड़कियों के छात्रावास बनाना है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। दूसरी चीज़ यह है, मैं लाइब्रेरी में जब जाता हूँ और यहाँ के लड़कों की लगन देखता हूँ, मुझे भी शायद कई विदेश के विश्वविद्यालयों में जाने को मिलता है। लाइब्रेरी में लड़के लड़कियाँ नहीं मिलते पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ देखना पड़ता है कि हाँ कोई लड़का खाली कर दे तो एक चेयर मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस आने वाले सत्र में जनक पुस्तकालय तैयार हो जाएगा और भव्य पुस्तकालय होगा। शायद बिहार में तो ही बिहार में ही नहीं, देश के किंचित विश्वविद्यालयों में उस तरह की सुसज्जित लाइब्रेरी नहीं होगी। फुली ऑटोमेटिक लाइब्रेरी होने जा रही है। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विस्तार हो, शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार हो, किसी छात्र छात्रा को यह पीड़ा न हो और वह सुविधाओं से भरपूर हो, उसकी क्षमता का पूरा विकास हो, मैं चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात कही सर। आपने एक अभिभावक, एक गार्जियन के रूप में इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप समझ रहे हैं, उनका निदान भी कर रहे हैं और आगे क्या क्या योजनाएं हैं, भविष्य में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जिसमें आपने कहा कि हॉस्टल भी, छात्रावास भी बनेगा और उसके लिए आप प्रयासरत रहें। ये बहुत बड़ा काम होता है कि स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी मिल जाए, हॉस्टल मिल जाए और क्लासरूम मिल जाए, अच्छे टीचर्स मिल जाए, तो उससे बड़ी बात और क्या होती है। तो भविष्य में भी उम्मीद हम करते हैं कि इसी तरह से यूनिवर्सिटी तरक्की करती रहेगी। अभी तो कुछ ही समझिए कि कुछ ही उपलब्धियां मिली हैं, आगे और उपलब्धियां मिलेंगी। तो आखिर में इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले जो लास्ट में कोई ऐसा सवाल जो मुझसे रह गया हो, जो मैं पूछ नहीं पाया या मेरे जहन से उतर गया हो, तो सर ऐसी कुछ बातें जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया, आप अपने विचार संक्षेप में साझा करें सर। देखिए, हमारी कार्य पद्धति अलग है। मैं समस्याओं को अपने पास नहीं आने देना चाहता, मैं समस्याओं तक पहुंचना चाहता हूं। समस्या मेरे पास आए, इससे बेहतर है कि मैं समस्या तक पहुंच जाऊं, मैं चुनौतियों तक पहुंचूं, वहां पहुंच करके मैं फेस करूं, और मैं उसी में विश्वास रखता हूं। तो नंबर एक तो ये, और नंबर दो यह कि देखिए, यह मगध क्षेत्र में विश्वविद्यालय है और मगध क्षेत्र की शैक्षणिक व्यवस्था का एक गौरव रहा है। यह देश का गौरव रहा है, यह विश्व का गौरव रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय और यही बगल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये पुराने विश्वविद्यालयों में से, ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ थी। विदेशों से लोग यहाँ आते थे। हम उसी परंपरा को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। विश्व के मानचित्र पर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को मैं स्थापित करना चाहता हूँ। एक विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप इस विश्वविद्यालय को खड़ा करना चाहता हूँ, जो नालंदा की गौरवशाली परंपरा को लौटा सके। एक भव्य विश्वविद्यालय जहाँ दिग दिगंत से लोग आएँ, ये हमारी प्राथमिकता है। नंबर 3 यह कि एनईपी में जो सबसे बड़ा जोर है होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, छात्र का समग्र विकास हो। और जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो समग्र विकास का मतलब है उसका एकेडमिक डेवलपमेंट, उसका वोकेशनल डेवलपमेंट, उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट और उसका लाइफ स्किल डेवलपमेंट, जीवन शैली, वह भी बहुत ज़रूरी है। इन चारों को ध्यान में रख करके इस विश्वविद्यालय में काम हो रहा है। इसी समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए हमने अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के घोषवाक्य को भी दोहराया, खेलेगा भारत खिलेगा भारत।
मैं चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में हर छात्र खेले और खिले, और इसीलिए एक भव्य यहाँ पर मिल्खा सिंह खेल प्रांगण है। मैं देखता हूँ खेलते हुए तो इतनी खुशी होती है। ओपन जिम भी है। सीमित साधनों के चलते हम जितना हो सकता है हम देने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारी अपेक्षा रहती है कि हमारी हर रचना के केंद्र में छात्र रहे, क्योंकि ये छात्र विश्वविद्यालयों के रचना के केंद्र में छात्र होते हैं। छात्र हमारा अभिष्ट है, हमारा कस्टमर नहीं है, वो हमारा कंज्यूमर भी नहीं है, वो हमारा अभिष्ट है, उसका समग्र विकास हो। और एक चीज़ कहूँ, देखिए हमारे विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है, ज्ञान सेवा विमुक्तये। इसका अर्थ है कि ज्ञानार्जन के साथ साथ छात्रों को इस बात के लिए तैयार करना कि वो मानव सेवा के लिए भी तैयार रहें। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा विश्वविद्यालय कैंपस कम्युनिटी कनेक्ट पर ज़्यादा जोर दे रहा है, और ये चीज़ छूट रही है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, शिक्षकों से भी बात करता हूँ, अपने छात्रों से भी बात करता हूँ, अपने कर्मयोगियों से भी बात करता हूँ, तो कहता हूँ कि भाई आखिर हमारे यहाँ होने का मतलब क्या है। हमारे दायित्व इस विश्वविद्यालय की चार दीवारी के अंदर ही नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही इस बाउंड्री के बाहर एक जो विराट समाज है, जो विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा है, उसके प्रति भी है। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारे आविष्कार और हमारे परिष्कार, सबका लाभ आम आदमी तक पहुँचे, इसके लिए हम शुरू कर रहे हैं बहुत सारी विधाएं, जिससे हमने एग्रीकल्चर शुरू किया। यह दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार में स्थित है, जहां कृषि प्रधान व्यवस्था है और किसानों को प्रशिक्षण मिले, किसान भी हमसे जुड़ें, हम भी किसान से जुड़े, यह टू वे ट्रैफिक चले, उसके लिए यहाँ गोटरी, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी की पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हो रही है। हम एक प्रशिक्षण का अभियान भी चलाने वाले हैं, और उस प्रशिक्षण में आएंगे किसान भी, फिर हम किसानों की समस्याओं का अध्ययन करेंगे, फिर उनका समाधान देंगे, फिर नई समस्याएं आएंगी तो उनका भी समाधान करेंगे। कैंपस कम्युनिटी एक चक्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे, और ये हमारी सोच है। ये छूट रहा था, तो जो हमारा आदर्श वाक्य है, हमारा लोगों में जो लिखा हुआ है कि हम ऐसा ज्ञानार्जन के साथ साथ व्यवस्था बनाएं जिससे छात्र मानव सेवा के लिए भी तत्पर रहे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए हमारा अटूट विश्वास है शैक्षणिक परिवार की संकल्पना में, और जब हम शैक्षणिक परिवार की बात करते हैं तो उस शैक्षणिक परिवार में छात्र है, विश्वविद्यालय का प्रशासनिक और कर्मयोगियों का समूह है, शिक्षक हैं और अभिभावक हैं। ये सभी लोग मिल करके इसको सामूहिक रूप से आगे बढ़ाएं, तो शैक्षणिक परिवार हमारा समृद्ध होगा और छात्र हमारे रचना के केंद्र में रहेगा। इसको लेकर के हम चल रहे हैं, और मैं तो यही कहूँगा, छात्रों को संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। बहुत अच्छे पंच लाइन के साथ आपने इस इंटरव्यू को समाप्त किया सर, कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। कैंपस पर कम्युनिटी की बात आपने कही, और यूनिवर्सिटी के लोगों में जो मोटो लिखा हुआ है उसका भी आपने विस्तार से बताया कि उसका मतलब क्या है। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इंटरव्यू में आप शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक बार विश्वविद्यालय को
शुभकामनाओं के साथ मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, धन्यवाद।